नमस्कार, रायसीना रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजेश आहूजा। आज के अंक में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां पे रविवार को 5वें चरण का मतदान होने जा रहा है। क्या स्टेक्स हैं बीजेपी के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए, बहुजन समाज पार्टी के लिए? इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं तीन वरिष्ठ पत्रकार, शरद गुप्ता, पुनीत निकोलस यादव और औरंगजेब नक्शबंदी। सबसे पहले हम शरद जी के पास जाएंगे। शरद जी, जिन सीटों पर मतदान होने वाला है, 61 सीटों पर, उन जिन डिस्ट्रिक्ट में मतदान है उनमें से काफी डिस्ट्रिक्ट का अभी आप दौरा करके वापिस आए हैं एक दिन पहले। क्या देखा आपने वहां पे? क्या लग रहा है, क्या बीजेपी अपनी 2017 की जो जो उनका प्रदर्शन था उसको दोहराने की हालत में है वहां पे? अब आप तो ऐसा सवाल कर रहे हैं असंभव टाइप का कि एवरेस्ट से आदमी ऊपर नहीं जाता है, नीचे ही उतर के आता है। तो बीजेपी तो एवरेस्ट से भी ऊपर चली गई थी, तो अब तो उसको नीचे आना ही आना है। और पहले 3 चरणों में जिस तरीके से हम लोगों ने देखा था, चौथे चरण में भी नीचे आई। तो लगातार बीजेपी का ग्राफ नीचे ही जा रहा है। और मुझे मुझे लगता है कि अभी जो 5वां चरण है उसमें भी वो अपने प्रदर्शन को बिल्कुल दोहराएगी। मतलब पिछले 2017 के प्रदर्शन को नहीं, जो इस बार 2022 का प्रदर्शन उसका 4 चरणों का रहा है, उसी के अनुरूप वो 5वें चरण में भी प्रदर्शन करेगी। कि हर बार जो पहले 3 चरणों में उसका जो 2017 का प्रदर्शन था, उससे उन्होंने करीब आधे से भी कम उनकी परफॉर्मेंस रही। चौथे में जरूर थोड़ा सा बेहतर था उनका, क्योंकि शहरी इलाका था, उसमें लखनऊ की काफी सीटें थी और कुछ अर्बन एरियाज थे, वहां उन्होंने थोड़ा बेटर किया है, जो अवध एरिया था। और अब जो ये मूव किया है अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी, इलाहाबाद, इस पूरे इलाके में एक हमें ये समझना चाहिए कि पूरा इलाका जो 5वां, 6ठा और 7वां चरण, इसमें मुसलमानों का उतना बड़ा रोल नहीं है। और खासतौर से 6ठा और 7वां चरण जो होगा उसके बारे में जब एक बार प्रमोद महाजन इंचार्ज थे, प्रभारी थे बीजेपी के उत्तर प्रदेश के, तो उन्होंने अच्छा अच्छा क्लासिफाई किया। जैसे आज भी लोग कहते हैं जाट लैंड, यादव लैंड, तो उसी तरीके से उन्होंने इसको ब्राह्मण पट्टी नाम दिया था। तो इधर ब्राह्मण बहुत अधिक संख्या में है पूर्वी उत्तर प्रदेश में। और साथ ही साथ छोटी छोटी जातियां, जो छोटी जातियां मतलब जैसे जो मोस्ट बैकवर्ड कास्ट कहेंगे, या मोस्ट दलित्स, जो मोस्ट बैकवर्ड दलित्स, तो उस तरीके के। और दे आर नाउ एम्पावर्ड। और ये एम्पावरमेंट की शुरुआत हुई थी काशीराम के जमाने से। उन्होंने इन सभी जातियों को जोड़ा, उनको एहसास दिलाया कि आपके अंदर अगर एक हो जाए आप लोग, तो आपके अंदर क्या ताकत है। तो उन्होंने जातिगत सम्मेलन किए, जातियों के नेता बनाए। उन नेताओं को उन्होंने विधानसभा या विधान परिषद में लेके आए, पार्लियामेंट में लेके गए। तो उन जातियों को, उनके नेताओं को लगा कि हाँ, यस, हमारा भी कोई एग्जिस्टेंस है। और अब वो वही नेता जो जो काशीराम के साथ शुरू हुए थे, वो एका उनकी टूट चुकी है, लेकिन वो अपना जो एम्पावरमेंट, सेंस ऑफ एम्पावरमेंट था, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट था, वो अभी वो कैरी कर रहे हैं। तो उसकी वजह से वो चाहे बीजेपी के साथ जाए या समाजवादी पार्टी के साथ जाए, लेकिन उनको अपना हक मांगना आ गया है। और ये पूरा इलाका जो है 5वां, 6ठा और 7वां चरण ऐसे ही लोगों से भरा हुआ है, जिनकी अपनी पार्टियां हैं, जो अपनी सीटें मांग के या निगोशिएट करके, सपा से बसपा से निगोशिएट करके लड़ रहे हैं। जैसे आपको एग्जांपल बताऊं, जो जो अपना दल है, वो पिछली बार 11 सीटों पे लड़ा था, जिसमें से 9 सीटें जीता था। इस बार उसने बीजेपी से निगोशिएट करके 11 के बजाय 18 सीटें ली। तो छोटे दलों की निगोशिएटिंग पावर और उनके ग्रोइंग इन्फ्लुएंस का एक एग्जांपल है। इसी तरीके से जो निषाद पार्टी है, पिछली बार उसने 72 सीटें, 72 सीटों पे चुनाव लड़ा था, जिसमें से सिर्फ एक सीट की थी, उसका किसी से अलायंस नहीं था। लेकिन इस बार उसने भी 16 सीटें हासिल की हैं बीजेपी से अलायंस कर। और जैसा कि आपको मालूम ही है कि बीजेपी इज अ वेरी टफ नट, तो वो इतनी आसानी से
सीटें देती नहीं किसी को, सीटें ले जरूर लेती है, देती नहीं है बहुत आसानी से। तो अगर उसने 18 और 16 तब करीब 34 सीटें दी हैं, तो आप तो समझ सकते हैं कि कितना उसको लगता होगा कि इन लोगों की क्या वैल्यू है। शरद जी, इस दौर में अयोध्या भी है, और अयोध्या बीजेपी का पुराना प्लैंक रहा है। राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। कितना प्रभावित कर रहा है वहां के जनमानस को ये मुद्दा? तो मुझे तो बहुत प्रभावित करता लगा नहीं, लेकिन और आप आश्चर्य मत कीजिएगा कि अगर बीजेपी इस बार अयोध्या से हार जाए। अगर आपने आज का जो रोड शो था अखिलेश यादव का अयोध्या में, वो देखा हो, उसकी तस्वीरें देखी हो, वीडियोस देखे हो, यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, सोशल मीडिया पे बहुत मिल जाएंगे, तो अभूतपूर्व है। तो इसलिए मुझे लग रहा है, ऐसा नहीं कि उनका कैंडिडेट भी बहुत अच्छा है, बहुत पाक साफ है। ये बात जरूर है कि पिछले 35 सालों में बीजेपी सिर्फ एक बार अयोध्या हारी है, वो है 2012 के चुनाव। और जो इस बार प्रत्याशी है समाजवादी पार्टी का, तेज प्रताप तेज प्रताप मिश्रा, पवन पांडे, तेज प्रताप पांडे और पवन पांडे, तो वही 2012 में लड़के जीते थे और लल्लू सिंह को उन्होंने हराया था, जो अब सांसद हैं। आपने अयोध्या की बात की तो दो चीजें मैं क्लियर करना चाहूंगा कि पहली चीज, वहां के लोग अपने लोकल सांसद लल्लू सिंह और लोकल एमएलए वेद प्रकाश गुप्ता दोनों से भयानक त्रस्त है। त्रस्त इन द सेंस कि उनका कहना है कि इनसे ज्यादा इनएक्टिव सांसद या विधायक हो ही नहीं सकते। तो इन्होंने पूरे मतलब 5 साल में कोई काम नहीं किया। तो काम हुआ है वो इसलिए हुआ है कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जो अयोध्या को एक डेवलप करना चाहते थे जिस तरीके से, उस तरीके से, या उन्होंने वहां पे वो दीपोत्सव और जो भी गिमिक्स या जो भी रिचुअल्स जो भी कहिए, लेकिन वर्ल्ड टूरिज्म मैप में लाने में योगी और मोदी का एक बड़ा रोल रहा है। दूसरी चीज और मैं बताऊंगा कि अयोध्या से लेके राधा फैजाबाद से लेके अयोध्या तक करीब 12-13 किलोमीटर या 15 किलोमीटर का रास्ता है, और वो पूरी शहरों से, शहर के बीच से, जो मार्केट है क्राउडेड मार्केट, उसके बीच से होकर गुजरता है। और टोटल उसकी विड्थ, अगर आपकी चौड़ाई अगर आप उसको कहें, तो मेरे ख्याल से 12 से 15 फीट होगी। बहुत ज्यादा कहीं कहीं पे आपको 20 फीट मिल जाएगी, लेकिन ऐसा ही है 12-15 फीट की। लेकिन मतलब इतना है कि आमने सामने से गाड़ियां आती हैं तो दिक्कत होती है। और उसी में आपको रिक्शे भी चलते हुए मिलेंगे, उसी में ठेले भी लगे हुए मिलेंगे। तो उसकी वजह से एक बाहर से सड़क बनाई थी, जो अयोध्या जाने के लिए बाहर बाहर भी जा सकते थे। अब उसकी भी हालत वैसी ही है लगभग। तो लेकिन योगी जी ने ये कोशिश की कि साहब हम इसको वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएं, और उन्होंने सड़क चौड़ीकरण अभियान चलाने की कोशिश की है, जिसमें सारी सड़कें 90 फीट चौड़ी बनाई। तो अगर 20 फीट चौड़ी सड़क को आप 90 फीट चौड़ी बनाएंगे, तो जाहिर है कि क्या होगा। तो वहां पे बहुत ढेर सारे मकान, दुकान, जितने भी एस्टेब्लिशमेंट है, वो सारे गिराए जा रहे हैं, डिमोलिशन हो रहा है। तो उसको लेके भी लोगों में नाराजगी है, खासतौर से इसलिए कि जो लोग 100-100, 200 सालों से वहां पे अपना बिजनेस चला रहे थे, और अचानक उनका बिजनेस खत्म हो जाएगा। कि कुछ लोगों की पूरी शॉप चली जा रही है इस डिमोलिशन में, कुछ लोगों की आधी शॉप जा रही है। तो 40 फीट की शॉप अगर आपकी 15 फीट की रह जाए, तो आप क्या करेंगे? तो इसको लेके भी बड़ी नाराजगी है। ठीक है, लोग चाहते हैं डेवलपमेंट, लेकिन अपने इकोनॉमिक लॉस के कॉस्ट पे। जी, मैं पुनीत को इस चर्चा में लेके आना चाहूंगा। पुनीत, हमने सुना था कि योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से टिकट दिया जा रहा था और एन मौके पर उनको टिकट नहीं मिला। किस वजह से नहीं मिला ये बात अभी तक साफ नहीं हो पाई है। वापिस उनको गोरखपुर वहां से लड़ने को बोला गया और वहीं से वो लड़ रहे हैं। ये शरद जी ने जो हमको बताया कि अयोध्या में जिस तरीके की नाराजगी है, तो क्या अगर योगी आदित्यनाथ जो है अयोध्या से बीजेपी के उम्मीदवार होते तो क्या कुछ स्थिति कुछ बेहतर होती, या क्योंकि मोदी जी और योगी आदित्यनाथ दोनों हिंदुत्व के आइकन्स हैं,
और अयोध्या से उनका लड़ना एक सिंबॉलिक जेस्चर भी होता? देखिए, सिंबलिज्म अपनी जगह है राजेश, और इसमें लेकिन दोनों बातें हैं। जो आप कह रहे हैं कि उनका अयोध्या से लड़ने का बहुत जोर से वो चल रहा था, तो ये योगी अयोध्या से लड़ना चाहते थे या पार्टी योगी को अयोध्या से लड़वाना चाहती थी? ये दो दो फैक्टर्स वहां हैं। दूसरा ये कि अगर आप सिंबलिज्म जो है बस एक राम मंदिर का अयोध्या का, वो अगर आप हटा दें, तो जिस तरह की राजनीति योगी गोरखपुर में बैठ के कर रहे हैं, उस राजनीति में कोई खास फर्क नहीं आता अगर वो अयोध्या से भी चुनाव लड़ रहे होते। जो बयान वो देते हैं, जिस तरह की राजनीति वो करते हैं, या जिस तरह की राजनीति नरेंद्र मोदी करते हैं, वो राजनीति तो वही रहेगी, वो बयानबाजी वही रहेगी। तो ये जरूर हो सकता है कि जिस तरह का अभी शरद जी बता रहे हैं कि अयोध्या कि अपनी सीट में या उस डिस्ट्रिक्ट की जो बाकी सीट्स हैं, वहां जो माहौल है वो शायद भाजपा के पक्ष में ज्यादा होता और उतनी नाराजगी नहीं होती जितनी अभी वहां बहुत प्रत्यक्ष रूप से नजर आ रही है। मैं शरद जी के पास दोबारा जाना चाहूंगा। शरद जी, आपने कहा कि भाजपा 2017 में एवरेस्ट पे पहुंच गई थी, और उसके बाद जो है जब आप पीक पे पहुंच जाते हैं तो उसके बाद रास्ता जो है सिर्फ नीचे की तरफ जाता है। पहला दौर, दूसरा दौर, जहां पे मुस्लिम और जाट समीकरण जो है खूब जमकर चला। तो एक एक भावना बनी है, एक एक फील्ड रिपोर्ट्स जितनी हमको मिली है उसमें ये कहा गया है कि बीजेपी का जो है वो नुकसान हो रहा है। तीसरा दौर यादव बेल्ट, पोटैटो बेल्ट, जहां पे 2012 में समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, और इस बार उम्मीद की जा रही है कि समाजवादी पार्टी जो पिछली बार का प्रदर्शन था 2017 के प्रदर्शन से तो काफी ऊपर जाएगी। बीजेपी कितना नीचे जाएगी ये तय नहीं है। लगातार सीटें जो है बीजेपी की गिरती जा रही हैं। आप कह रहे हैं कि इस पांचवें फेज में भी बीजेपी की सीटें कम होंगी। तो अगर ये सिलसिला छठे और सातवें दौर तक चलता रहेगा तो जाहिर तौर पर बीजेपी की सीटें जो कम होंगी, तो ऐसी सूरत में योगी आदित्यनाथ की वापसी कितनी तय मानी जाए मुख्यमंत्री के तौर पर? मान लीजिए बीजेपी आ भी जाती है तो। मैं कहूंगा 100% निगेटिव। मतलब जिसे आपने प्रतिशत में पूछा तो -100%। जी, वजहात क्या है? तो मतलब आप मान के चलिए, और मैं तो ये भी कहता हूं कि अगर बीजेपी जीत भी जाती है, 202, 203, 205, 210 सीटें भी पाती है, तो भी बाबा जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। वजह कि आपने 125 सीटें भी तो गंवाई हैं। आप 5 साल राज्य किया आपने, और उसके बाद पूरी पार्टी को अपना सर्वस्व झोंकना पड़ा। उसके बाद जाके आप बचा पाए, अगर बचती है तो, जो बचती नहीं दिख रही। और मेरा तो मानना है कि हो सकता है कि बीजेपी 125 से भी नीचे जा सकती है, क्योंकि अब जो मैंडेट मिलता है किसी भी राज्य में, वो फिर वो छोटा मोटा नहीं मिलता है, वो हंग असेंबली टाइप का रेयर है। कभी कभी हो जाता है, लेकिन अब वो जनता डिसिसिव मैंडेट देने लग गई है। और आपने जो पुनीत जी से पूछा, तो मैं उसका एक छोटा सा उसका जवाब देना चाहूंगा कि अयोध्या से योगी जी क्यों नहीं लड़े। तो एक्चुअली लड़ना तो बहुत चाहते थे। उन्होंने 6 महीने पहले से अपने दो ओएसटी और पूरी मशीनरी लगा दी थी अयोध्या में, एसएस करने से लेकर और जमीन समतल करने तक। बस उसपे उनके मकान बनना बाकी रह गया था। लेकिन वो अगर अयोध्या से लड़ते, तो जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, तो उसका एक बड़ा क्रेडिट फिर उनको जाता। और जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, आपके शो में पहली बात कहूंगा कि भाई किसी भी साम्राज्य का सम्राट एक ही होता है। तो हिंदुओं के हृदय का सम्राट दो कैसे हो सकते हैं? तो जो बड़े सम्राट थे, तो उन्होंने छोटे सम्राट का रास्ता बंद कर दिया कि आप जाइए। और उसके लिए उन्होंने वजीर का सहारा लिया। वजीर ने बुलाया और चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर दोनों से पूछा
पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर से पूछा कि आप कहाँ से लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा जी सिराथू से। और आप कौन सी सीट है कि फूलपुर, वैकल्पिक सीट। अच्छा ठीक है, योगी जी बताइए। तो अब चूंकि वो वैकल्पिक पूछ चुके थे, उनके पास वैकल्पिक कुछ था नहीं, तो उन्होंने धीरे से कहा अयोध्या। तो उनका वैकल्पिक, कि वैकल्पिक तो मैंने सोचा नहीं। नहीं नहीं, आप गोरखपुर से लड़े थे ना, गोरखपुर आपका गृह शहर है, तो आप गोरखपुर से लड़िए। तो बाकायदा जमीन तैयार करके और उनको प्लेटर पे दे दिया गया कि आप अब इसके बाद, चूंकि हमने केशव प्रसाद को भी उनके गृहनगर फूलपुर के बजाय सिराथू में भेजा है, तो इसलिए आप भी अयोध्या के बजाय गोरखपुर से लड़िए। तो उनके पास अब कोई ऑप्शन बचा नहीं था। तो ये एक पॉलिटिक्स जो बिहाइंड सीन्स हुई है, तो मैंने कहा कि मैं आपको के साथ शेयर करता हूँ कि ऐसा ऐसा भी हुआ जी। मैं औरंगजेब को चर्चा में लाना चाहूंगा। औरंगजेब, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और वो नारा लगता है वो जनता के बीच में भले ही कुछ लोगों को पसंद आया हो, लेकिन वो एक वोट दिलाऊ नारा नहीं बन पाया है। देखिए, एक चीज तो एक एक्सपेरिमेंट तो किया है कांग्रेस ने। महिलाओं का वोट आप देखें, आपने देखा भी है कि बिहार में नीतीश कुमार कई बार वो इन्हीं महिलाओं के दम पे वापस आ गए। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि कांग्रेस का संगठन है जिसको वो जो इसको आगे बढ़ा देता है इस नारे को, और वो संगठन इसलिए भी नहीं है क्योंकि आपने उस स्टेट पे तवज्जो नहीं दिया। मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रियंका गांधी अगर 2019 के बाद यूपी में ही रह जाती तो आज कहीं और कुछ और बात होती। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार बनाने के उसमें होते, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स होते, कुछ मजबूती आ जाती पार्टी में। लेकिन आप तो दिल्ली से राजनीति करते हैं, दिल्ली से यूपी को देखते हैं, तो बहुत कठिन है ये जो संगठन को मजबूत करना या एक रिवाइवल की ओर जाना। अब ये एक एक्सपेरिमेंट है, लड़की हूं, लड़ सकती हूँ। अब देखिए कितना रेजोनेट करेगा वो तो चुनाव के जिस दिन काउंटिंग होगी उसी दिन पता चलेगा। जब समाजवादी पार्टी ने एक काम किया, उन्होंने छोटे दलों से गठबंधन किया और कांग्रेस को उससे बाहर रखा। 6 महीने पहले कोई समाजवादी पार्टी को बहुत ज्यादा गिनती में रखने को तैयार नहीं था, लेकिन आज समाजवादी पार्टी इस हालत में है कि चुनौती दे रही है, कड़ी चुनौती दे रही है, और कह रहे हैं कि असली मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में है। तो समाजवादी पार्टी ने ऐसा क्या किया जो बाकी दल, जो बाकी विपक्षी दल, या बहुजन समाज पार्टी कही, जब बहुजन समाज पार्टी तो बिल्कुल ही बैठी हुई है ऐसा कहा जा रहा है, और कांग्रेस जिसकी बार बार रिवाइवल की बात की जाती है और होता नहीं है, ऐसा समाजवादी पार्टी ने क्या किया जिसकी वजह से आज समाजवादी पार्टी जो है बीजेपी को कड़ी चुनौती दे रही है? राजेश, कांग्रेस ने भी कोशिश की थी, समाजवादी पार्टी को अप्रोच किया था उन्होंने, लेकिन अखिलेश बहुत कन्विंस है कि हमें कांग्रेस से कोई समझौता नहीं करना है। लगता है उन्होंने भी अप्रोच किया। बिहार के क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट से सबक लिया। नहीं, पिछला भी 2017 का भी एक्सपेरिमेंट था जब यूपी के 2 लड़के थे, तो पुराना भी एक एक्सपेरिमेंट ये था, एक्सपीरियंस था। और आगे जाके उन्होंने ये भी देखा था कि उनका 2019 का मायावती के साथ जो अलायंस था वो भी उतना कामयाब नहीं रहा। तो वो चाह रहे थे कि छोटे दलों से ही कर ले, किसी बड़े दल से ना करके छोटे दलों से कर ले, और उधर उनका जो वोट बेस है उनसे फायदा उठा ले। बहुत ही स्ट्रेटेजिक उन्होंने अलायंसेस किए हैं अगर आप देखेंगे तो। आप 6 महीने पहले राजेश, हम सब बिल्कुल खारिज कर देते थे कि समाजवादी पार्टी कुछ नहीं कर पाएगी इस चुनाव में, लेकिन 6 महीने में उन्होंने कम से कम बाइपोलर इलेक्शन करवा दिया। तो कुछ ना कुछ उनके ग्राउंड में उनका संगठन, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो चुनाव में अक्सर अपनाए जाते हैं, उनको यूज किया जाता है। तो उन्होंने वो बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुली किए। कौन जीतेगा कौन हारेगा मैं उसमें नहीं जा रहा। मैं ये कह रहा हूं कि आज आपने खुद कहा कि मायावती कहीं नजर ही नहीं आ रही, तो ये भी एक फैक्ट है। मायावती का मैं जितने दिनों से 4 चरण हो गए, हमने मायावती के बारे में ऐसा नहीं सुना कि अच्छे लोग कह रहे हैं कि भाई उनका साइलेंट वोटर है,
उनका एक कार्डर है, वोटर है, वो कितना उनकी तरफ जाएगा, अब ये देखने वाली बात है। मैं शरद जी तो कहना चाहूंगा औरंगजेब। शरद जी, मायावती का आपने आकलन वहां पे बहुजन समाज पार्टी के की जो वहां पे मौजूदगी है उसका भी आपने अपने दौरे में आकलन किया होगा। ऐसा कहा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी को जाने वाला वोट जो है अंततः बीजेपी को जाएगा। ये बात कितनी सही है? आपने कहा कि जो बहुजन समाज पार्टी को जाने वाला वोट भाजपा को जाएगा, जी, अंततः वो बीजेपी के खाते में ही जुड़ेगा। ये विशफुल थिंकिंग है। उनको इसी तरीके की उम्मीदों का सहारा रह गया है। और मेरा मानना है कि जो इस बार जो पिछली बार भी गए थे बीजेपी के साथ, जो बीएसपी के वोटर्स, जो दलित गए थे और पिछड़ी जातियों के लोग गए थे, वो भी बीजेपी का साथ छोड़ के जा रहे हैं। तो ऐसे में ये कैसे माना जाए कि जो जो बीएसपी का वोटर टूटेगा बीएसपी से, तो वो बीजेपी में ही आएगा। जब वहां से खासतौर से सबसे बड़ी चीज उनको साथ ये है कि ये सवाल के माफ कीजिए, मैं आपको टोक रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि मैं चुनाव बाद की स्थिति की बात कर रहा हूँ। चुनाव के बाद की स्थिति, मतगणना अगर की बात कर रहा हूँ। बीजेपी को कुछ कमी पड़ती है तो जरूर बीएसपी उसको मदद करेगी, लेकिन मायावती की रेपुटेशन हमेशा एक हार्ड बार्गेनर की रही है और कभी भी किंग मेकर नहीं रही है, किंग ही बनती है। तो अगर 30 एमएलए भी उनके आते हैं, हालांकि 30 आ नहीं रहे हैं, लेकिन अगर उनके 30 एमएलए भी आते हैं और बीजेपी को उनकी जरूरत पड़ती है, या 19 आते हैं और 19 के बगैर उनकी सरकार नहीं बनती, तो कहेंगे मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगी। जी, तो हम देख चुके हैं कि इससे पहले 2 बार ऐसा हो चुका है कि जब कई बार राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा, एक बार 6 महीने लगाना पड़ा, और जब उस 6 महीने में भी नहीं बन पाई किसी की सरकार, तो दोबारा एक और 6 महीने का लगाना पड़ा। फिर उसके बाद जोड़ तोड़ करके बीजेपी और बीएसपी ने सरकार बनाई। तो इस तरीके से एक नहीं कई बार ऐसा हुआ यूपी में। और लेकिन हर बार जब भी बीजेपी और बीएसपी की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री बीएसपी ही, मतलब मायावती ही बनी। तो इसलिए अगर कभी बीजेपी की को कुछ कमी पड़ती है तो मायावती देंगे जरूर सपोर्ट, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद ही, उसके बिना नहीं। तो ये एक बड़ा मुश्किल फैसला होगा बीजेपी के लिए कि 19 सीटें या 20 सीटें या 25 सीटें जो भी हैं कम पड़ रही हैं और मायावती को मुख्यमंत्री बनवा दें। जी। अच्छा, मैं आखिरी सवाल पुनीत के पास जाना चाहूंगा। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। पुनीत, एक ये कहा जाता है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है 2007, 2012, 2017, तीनों दफा शरद जी ने भी कहा जनता ने बहुत साफ जनादेश दिया है। लेकिन इस तरीके से आज की स्थिति में जिस तरीके से बात की जा रही है, शरद जी का कहना है कि इस बार बीजेपी जो है उनकी सीटें बहुत ज्यादा कम होने वाली हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस बार भी हम जो है फील्ड रिपोर्ट्स जो आ रही हैं उनके अगर देखने से कि इस बार भी साफ जनादेश आएगा? और दूसरी बात ये कि अगर बीजेपी की हालत इतनी खराब है और उस लिहाज से उतनी खराब जो है हमें अखबारों में, टीवी चैनलों में उनकी स्थिति नहीं लग रही, तो क्या इसकी वजह यह है कि बीजेपी का जो एक ऑरा बन गया है कि वो चुनाव जीतने की मशीन है, वो लोगों को जमीनी हकीकत से देखने से उससे वो दूर हो रहे हैं? नहीं राजेश जी, देखिए ऐसा है कि जो टीवी चैनल्स में या अखबारों में जो खबरें छप रही हैं उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। किसी भी पार्टी को, और खासतौर से बीजेपी जैसी पार्टी जो मैं नहीं मानता कि वो किसी भी मुगालते में है अपने प्रोस्पेक्ट्स को लेकर के, और वो ऐसी पार्टी है जो अखबारों को और चैनल्स को बताती है कि भाई तुम्हें ये लिखना है या तुम्हें ये दिखाना है। अखबार और चैनल जो दिखा रहे हैं, जो लिख रहे हैं, उसके बेसिस पे अपनी राजनीति वो नहीं करती है। तो उन्हें इस बात का पूरा पूरा आभास है और पहले से था कि उनकी स्थिति
उत्तर प्रदेश में बहुत बुरी है। और दूसरी बात, जो आप जनादेश की जो बात कर रहे हैं कि स्पष्ट आएगा नहीं आएगा, तो आपको ध्यान होगा जब मैं दिसंबर में अपना पहला दौरा करके जब मैं लौटा था और हमने यही रायसीना रिपोर्ट्स पे उस पर डिस्कशन किया था, मैंने उस वक्त भी आपसे कहा था कि बीजेपी की जमीन खिसक रही है और ये बहुत ही प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है। और मैंने क्योंकि वो उल्टे तौर से करना शुरू किया था, यूपी कवर में पहले पूर्वांचल गया था जहां अब इलेक्शंस हो रहे हैं, और उसके बाद बाकी एरियाज मैंने किए। पर पूर्वांचल में उस वक्त भी बहुत साफ ये था कि भाजपा से नाराजगी है और लोग सपा को एक विकल्प की तरह देख रहे हैं। बस फर्क इतना था कि उस वक्त कैंडिडेट्स नहीं डिक्लेयर हुए थे, उस वक्त अलायंसेस फाइनल नहीं हुए थे। तो ये लोगों में एक था कि भाई अब देखते हैं कि सपा का अलायंस किस तरह का बनता है, कैंडिडेट किस तरह के देते हैं। लेकिन अगर सब चीज ठीक ठाक हो गई तो फिर वोट तो हम सपा को देंगे, ये बात उस वक्त भी कई इलाकों में जहां हम घूमे लोगों का था। तो ये मान लेना कि भाजपा को ये अंदेशा ना हो तो मतलब बहुत ही बेवकूफी वाली बात होगी, क्योंकि अगर आम प्रत्यक्ष लोगों की ऐसी राय है और मैं एज एन आउटसाइडर वहां जाकर के 20-25 दिन घूमने के बाद मैं ये देख पा रहा हूं कि आक्रोश कितना है, तो कोई पॉलिटिकल पार्टी जो इस तरह की राजनीति करती है और ऐसी उसकी संगठन की जिसकी हम बातें करते हैं, उन्हें ये ना पता हो कि हमारी हालत खराब है, ये तो बात बिल्कुल मतलब इसका कोई तर्क ही नहीं। मैं राजेश एक जोड़ना चाहता हूँ कुछ पुनीत की बात पे, कि आपने बोला कि चैनल और हमारे जो पत्रकार साथी वहां गए हैं उनके मुताबिक, देखिए अगर आपने बंगाल इलेक्शन देखा होगा, कोई ऐसा चैनल नहीं था, कोई ऐसा हमारा पत्रकार साथी नहीं था जो बीजेपी को नहीं जिता रहा था। ठीक है, मैं उन पे, ये मेरी टिप्पणी उन पे नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि कभी कभी आप वोटर का जो इंटेलिजेंस उसको क्वेश्चन मत कर लीजिए। वो आपसे बहुत सयाना है, वो आपको देख के लगे कि आपको वो जवाब दे रहा है, जो भी दे रहा है, जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है, क्या कह रहा है। क्योंकि मैंने भी कई रिपोर्ट्स पढ़ी बंगाल इलेक्शन में, एक हमारे जानकार गए थे सर्वे कर रहे हैं, वहां 234 सीटें दे रही थी बीजेपी को। तो मैं राजेश इस बात को लेके हम कोई बेंचमार्क बनाए, कोई पैरामीटर रखे कि चैनल नहीं बोल रहे हैं, तो हमें माफी कर दीजिए आप उस बात को लेकर। जी, मतपेटियों में सरकार का भविष्य जो है वो बंद होता जा रहा है। 5वें दौर का चुनाव है, उसके बाद 2 दौर और बचे हैं, फिर 10 मार्च को साफ हो जाएगा। ये हमारी चर्चा जो है तब तक जारी रहेगी, बहस होती रहेगी, हम कोशिश करते रहेंगे समझने का, मतदाताओं का मन समझने की कोशिश करते रहेंगे। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।